Good evening, sir. Good evening, sir. Hello, good evening, everyone. Voice clear है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आज कुछ हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा टफ नहीं, मतलब मीडियम लेवल ही होंगे, मीडियम। लेकिन आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। थ्योरी और टॉपिक ऑलरेडी आपको पता ही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन अगर थोड़ा अच्छे लेवल में आ जाए तो उनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रखना है वो हमको सीखना है। क्लियर हो रहा सबको? Yes, sir. ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन करके अलग अलग वेराइटी है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्टेन द रिमाइंडर व्हेन वन, ये जो ब्रैकेट है ये 1 फैक्टोरियल को डिनोट करता है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 200 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 14। अब एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि अगर इसको 14 से डिवाइड करें, इसके सम को 14 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब है, थोड़ा टफ भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली और शांत मन से सोचोगे तो क्वेश्चन डूएबल है। पहले मुझे ये सोच के बताओ कौन से फैक्टोरियल तक हमको देखना होगा और किस फैक्टोरियल के आगे 14 का मल्टीपल अपने आप बन जाएगा। 7 के आगे। हाँ, आप सब लोग लॉजिकली अगर सोचोगे 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 7 इंटू 2। Yes, sir. 1 से लेके 7 तक का प्रोडक्ट, उसमें 7 इंटू 2 क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी। यस सर। तो देखो क्वेश्चन अगर ओवरऑल देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी चीज यहाँ पे ये सोच ली कि 7 फैक्टोरियल से आगे तक जितने भी टर्म है वो सारे के सारे 14 के मल्टीपल होंगे, है ना? Yes, sir. सारे के सारे 14 के Yes, sir. मल्टीपल होंगे। तो मेरा टास्क क्या है, मुझे सिर्फ ये आगे की टर्म देखना है कि इनका जो सम होगा उस जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बस इतना तो मेरा क्वेश्चन रह गया। अब ये जो बड़ा सा क्वेश्चन था एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आधा हिस्सा तो 14 से ऑलरेडी डिविजिबल है, बस ये आधे वाला हिस्सा देखना है। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कुछ आएगा प्लस 14 के। एक बार इसका एडिशन बताओ कितना आ रहा है। ऐड करना सर 873। 873 सर। 873, थैंक यू। प्लस 14 टाइम्स के। अब ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है, इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो पता करो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। 5। 5 आ रहा है। अब डायरेक्टली बस कर लेंगे, अब तो कोई बड़ा नंबर है ही नहीं, है ना? यस सर। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो एक वेराइटी ये कर ली। एक वेराइटी ये कि 7 की पावर 256 को अगर के आखिरी के 3 डिजिट क्या होंगे? सॉरी, 17 की पावर 256 के लास्ट 3 डिजिट। तो जब भी लास्ट 3 डिजिट के बारे में पूछा जाए हम क्या देखेंगे? फॉर लास्ट 3 डिजिट सर 1000 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसे केसेस में लास्ट 3 डिजिट अगर हमको देखना है तो हम ये सोचेंगे कि इस नंबर को मतलब लास्ट 3 डिजिट का मतलब क्या है कि 1000 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 3 डिजिट इज इक्विवेलेंट टू रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग बाय 1000। आखिरी के 3 डिजिट चाहिए, तो किसी भी नंबर के अगर आखिरी के 3 डिजिट आपको चाहिए तो उस नंबर को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही उस नंबर का आखिरी का 3 डिजिट होगा। तो कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके भी सोच सकते। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2 7 5 7 8 9 4। तो इसके आखिरी के 3 डिजिट क्या है ये? तो मैं बोल सकता हूँ अगर इसमें 1000 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 894, जो कि क्या लास्ट 3 डिजिट है ना? तो अब मुझे क्या करना है? रिमाइंडर निकालना पड़ेगा।
डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके। Yes, sir. तो 17 की पावर 256 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया। तो मैंने आपको सिखाया था, याद है? जब भी ऐसा चाहिए तो हमें दो टेबल बना लेते हैं। एक यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल ऑफ 7, सॉरी पावर ऑफ 7, यहाँ पे 7 की पावर आ रही, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, एक तरफ 7 की पावर, सॉरी 17 की पावर, ठीक है। और देखेंगे वो 1000 कहाँ पे क्रिएट होगा, 17 की पावर कहाँ क्या क्या हो जाएगी, और 10 या 1000 के आसपास जो आएगा वो ले लेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 है Yes, ना। sir. आगे और भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ये आपका 0 के नियर है, यहाँ से 290 क्रिएट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मुझे 0 क्रिएट करना है, मुझे क्या क्रिएट करना है, 0। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, 7, मेरा टास्क क्या है कि 17 की पावर 256 इसको किस तरह से लिखना है, 1000 के प्लस आर, है ना। इस फॉर्मेट में लिखना, तभी तो रिमाइंडर निकाल पाऊंगा। मेरा टारगेट क्या अपना ये है कि मुझे करना ये है, 70 की पावर 276 को ये मतलब 0 क्रिएट करना है, कैसे भी करके मुझे 0 क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखा 17 का स्क्वायर 289 आ रहा, तो इससे मैं 290 में कन्वर्ट करके 0 क्रिएट कर सकता हूँ। 17 की पावर 256 को इसमें से पावर 2 अगर अलग निकाल ली तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 289 की पावर 128। अब 289 को आप क्या लिख सकते हो, 290 माइनस 1, है ना। बोलो, Yes, sir. यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका एक्सपांशन करते हैं, मुझे देखना है कि 1000 कहां पे बनेगा। तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, एन सी 0 290 की पावर 128। इसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे 0 क्रिएट हो रहे हैं। 3 0 कहां तक क्रिएट होंगे, जैसे मान लो लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, पावर 2 में तो नहीं, पावर 3 में 128 सी, इसमें तो 3 माइनस कर दो मतलब 125। 290 की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 की पावर 125 प्लस 128 सी 126, 290 की पावर 2, और लास्ट वाला 128 सी 127, सॉरी सेकेंड लास्ट 290 की पावर 1, और 128 माइनस में आएगा ये सी 128 इंटू 1। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कर दे, क्या आपको समझ में आया, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन मैंने लिख दिया, बोलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, अब sir. यहां से लेकर यहां तक देखो, 290 का होल क्यूब, इसमें 1000 क्रिएट होगा, और उसके पहले तो सब जगह 1000 है ही सही, इन सारे टर्म्स में मिनिमम 1000 तो आएगा ही सही, है ना। तो इस पूरे को क्या लिख Yes, सकते sir. हो, 1000 के इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख दोगे, 1000 का मल्टीपल है कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 0 क्रिएट हो गए। और जो बची हुई टर्म्स है, उसमें 290 का स्क्वायर करोगे तो कितने 0, 2 ही 0 आएंगे ना, है ना। कितना आएगा, हाँ 2 ही 0 आएंगे, 84100 आता है। आपको तो 1000 चाहिए था, तो अब आपको बचे हुए टर्म को लिखना पड़ेगा। देखो इसको 128 C2 भी लिख सकते हो, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है ना, चाहो तो लिख देना, अदरवाइज कोई बात। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, इसको बस देख लेना ये कितना आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे इसको एडिशन करने पे, है ना। समझ में आ रहा है। इसके पहले तो 1000 के मल्टीपल है, अब इसकी वैल्यू बस निकाल लेना, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. 290 का स्क्वायर करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, +1 कर देना, फिर आपका मतलब 1000 के एक्स्ट्रा में जो भी बची हुई आखिरी की 3 टर्म है वो आ जाएगी, A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा। A1 A2 A3 आर द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ द दिस एक्सप्रेशन। तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. बताओ।
Yes, Yes, sir. sir. 1000 के लिए मैंने जीरो क्रिएट किया, और जीरो कैसे क्रिएट किया, 289 की मदद से जीरो क्रिएट किया, ठीक है, ध्यान रखना। अगली वेराइटी एपी की, N1 A2 A3 up till A4001 आर इन एपी, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया है A2 प्लस A4000 इक्वल टू 50, तो कोई वैल्यू पूछिए। तो एपी इज ऑल अबाउट ए एंड डी। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम निकाल पाए अच्छे से तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके पहले इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और बताओ इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। Sir, D से multiply divide. वेरी गुड। नीचे आपको जो टर्म्स गिवन है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स है। नीचे जो टर्म्स गिवन है बच्चों A1 A2, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है अपॉन Yes, A2 sir. A3, मतलब दो पास पास वाली टर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, अच्छा जिन बच्चों का क्लिक नहीं कर रहा तो घबराना मत, ये सब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टफ क्वेश्चन है। अगर आप इससे आपको बस सीखना है कि क्या अप्रोच अपनाई जा रही है, अप्रोच दिमाग में रहेगी तो भी आपका फायदा होगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि अभी आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी के सारी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो इनका डिफरेंस अगर ऊपर क्रिएट कर दूं, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत अच्छा है, A2 करूंगा तो भी डी आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। एक बार चलो करो, एक मिनट देखो कितना आंसर आ रहा है, एक सेकंड। ओके सॉल्व, चलिए करे सॉल्व किया आपने सॉल्व, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनका डिफरेंस बहुत अच्छा है। सबका डिफरेंस क्या है, डी है। सबका डिफरेंस क्या है, डी। तो मैं डी क्रिएट कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर में क्या क्रिएट कर रहा हूँ, A2 माइनस A1, जहां जब भी 1 है, मतलब 1 को तो ठीक है ही से 1। न्यूमरेटर में मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, A2 माइनस A1, यहाँ पे A3 माइनस A1 लिखा। तो बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इन सबका डिफरेंस डी के बराबर है। इन सबका डिफरेंस जो डिनोमिनेटर में चीजें गिवन है कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसका डिफरेंस डी के बराबर है। तो पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई किया और डी से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई करा और डी से डिवाइड करा। इससे फायदा क्या होगा, जो न्यूमरेटर में डी है उसको आप डिनोमिनेटर के डिफरेंस के बराबर लिख सकते हो। मतलब ऊपर वाले डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 माइनस A1 अपॉन A1 A2। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, A3 माइनस A2 अपॉन A2 A3। यहाँ पे सेम A4 माइनस A3 अपॉन, आपको आवाज तो आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 4001 माइनस A4000 अपॉन A4000 इंटू A4001। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको सेपरेट करोगे, A2 अपॉन दिस करोगे तो A2 A2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, A2 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 बाई A1, A1 को इन दोनों से डिवाइड करोगे तो 1 बाई A2। फिर अगली टर्म क्या आएगी, A3 को इन दोनों से डिवाइड करोगे तो 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3, फिर 1 बाय A3 माइनस 1 बाय A4 एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म आपका क्या बचेगा, 1 बाय A4000 माइनस 1 बाय A4001। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज क्या हो गई, चीजें कैंसिल आउट होगी। ये इस ब्रैकेट का सेकंड टर्म अगले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ कैंसिल हो रहा है। Yes, फिर sir. इसका सेकंड टर्म उसके आगे वाले फर्स्ट के साथ कैंसिल हो रहा है।
फिर इसका सेकंड टर्म इसके आगे वाले फर्स्ट के साथ कैंसिल होगा, फिर इस जो लास्ट सेकंड लास्ट ब्रैकेट होगा उसका सेकंड टर्म इसके आगे वाले फर्स्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपके पास Yes, सिर्फ sir. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सारे क्या हो Yes, जाएंगे sir. अपने आप कैंसिल आउट। Cancel out. तो आपके पास बचेगा दिस -1/a 4000, और ये वैल्यू आपको किसके बराबर गिवन है, 10 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप ए और डी पता कर लेना, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अननोन सिर्फ क्या है, ए और डी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से ए और डी पता चल जाएगा, तो जो भी पूछा वो निकाल सकते। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सीखने का क्या था कि डिनोमिनेटर में से प्रोडक्ट दिखे तो ऊपर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ऊपर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। चलो अगला वाला करो, पढ़ो क्वेश्चन पहले ध्यान से, गिवन डेटा उतारो और देखो क्या पूछा गया। एवरीवन गिवन डेटा को ध्यान से पढ़ो। In NGP, the ratio of sum of first 11 term to the sum of the last 11 term is 1/8. The ratio of sum of all term without the first 9 term to the sum of all term without the last 9 term is 2. देखो दो चीजें गिवन है, आप थोड़ा लैंग्वेज में घुमाया है। अगेन जीपी का क्वेश्चन है, दो अननोन, यहाँ पे पूछा कि n गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया n। तो पहले पहला वाला लाइन पढ़ते हैं, उससे देखते क्या आ रहा है। इन जीपी द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो लेना है आपको, रेशियो लेना है दो चीजों का, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, जीपी की शुरू की 11 टर्म, एकदम शांति से पढ़ोगे, घबराओगे नहीं, तो डुएबल है। फिर आगे पढ़ते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, टू द सम ऑफ लास्ट 11 टर्म। तो पीछे की 11 टर्म कैसे लिखो, अगर मान लो जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स n है, सर सी आ रहा है सर 38। आंसर तो पता नहीं है, क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है, सर सी 38 आ डी रहा आ रहा है। है, ओके वेरी गुड। देखते हैं बाकी लोग भी ट्राई कर लो, देख लो। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे चलो बताओ, ये आखिरी की 11 टर्म कैसे लिखे। सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो गई। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट में वापस से। सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं है, सही है सर, सही है सर, विजुअल है। विजिबल है, बट स्क्रीन Yes, sir. विजिबल नहीं है सर। सर स्क्रीन भी विजिबल है। विजिबल है, वॉइस क्लियर है मेरी, यस सर, दोनों चीजें सही है। ठीक है। यस एक बार सर। नंदिनी आप क्रॉस चेक करो, रिज्वाइन कर लो, और इन केस अगर प्रॉब्लम आती तो प्लीज बताना। अब मुझे बताओ, ये लास्ट की 11 टर्म कैसे लिखूं। सर an को फर्स्ट टर्म मान लेंगे। हाँ वेरी गुड। पीछे से 11 के टर्म लिखनी तो an, फिर इसकी पहले वाली टर्म क्या आएगी, an-1 है ना, पीछे से 11 टर्म ऐसी आएगी। Yes, sir. तो चलो ठीक है, लास्ट वाली टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सी होगी, n-10। हाँ लॉजिकली देखो, देखो फर्स्ट टर्म, पीछे की पहली टर्म क्या है an, पीछे से दूसरी टर्म n-2, पीछे से तीसरी टर्म n-3, पीछे से चौथी टर्म सॉरी n-1 n-2 होगा। हाँ सॉरी, पीछे से दूसरी टर्म n-1, पीछे से तीसरी टर्म n-2, पीछे से चौथी टर्म n-3, तो चौथी में 3 आ रहा है, तो 11वीं में 10 आएगा। यस Yes, सर। sir. ओके, क्या पता नहीं क्या यूज होगा क्वेश्चन में, बस ऐसे लिख दिया। ये रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/8, एक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली चीज, एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल टर्म विदाउट द फर्स्ट 9 टर्म। अगला रेशियो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल टर्म विदाउट द फर्स्ट 9 टर्म। इसका मतलब क्या है, कहां से कहां तक, A10 से। हाँ A10 से लेके
ए एन तक, और डिनोमिनेटर में क्या बोला दूसरा, टू द सम ऑफ ऑल टर्म विदाउट द लास्ट 9 टर्म, विदाउट द लास्ट 9 टर्म, मतलब A1 A2 A3। अब पीछे की लास्ट 9 टर्म नहीं लेनी तो कहां तक नहीं लेना है, n-9 हाँ। तो बेसिकली पीछे की 9 टर्म नहीं लेनी, तो वैसे पीछे से 9th टर्म कौन सी आएगी, n-8 n-8 आएगी। yes sir 9th टर्म फ्रॉम एंड ए n-8 होगी, हाँ है ना, सही लिखा है। yes sir और n-8 के पहले वाली टर्म कौन सी होगी, n-9 हाँ ठीक है। yes sir तो यहां तक लेना है आपको। देखो इसके आगे टर्म क्या आएगी, n-8 n-7 और an तक, है ना। ये पीछे की 9 टर्म नहीं लेनी थी आपको, तो 9 टर्म के पहले यहां तक लेनी है, 10वीं टर्म तक, पीछे से 10वीं टर्म तक लेनी है। तो पीछे से 10वीं टर्म कौन सी आएगी, ये इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 1/, कितना दिया हुआ है 2, सॉरी। अब इससे कैसे दो इक्वेशन बनाएंगे बताओ। पहली वाली में क्या रिलेशन बनेगा, बोलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी, ए फॉर्मूला क्या होता है, ए r रेज़ टू पावर n -1 अपॉन minus r one. -1, यही किया था सबने, yes sir yes ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब इसमें कैसे लिखोगे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया an, है ना। yes sir अब जब Yes. उल्टा जाओगे, जीपी में उल्टा जाओगे तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/r 1/r। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 11 ही है यहाँ पे भी, yes sir -1 अपॉन 1/r -1, समझ में आ रहा है। एक रिलेशन यहां से आएगा। अब दूसरा यहां से देखो, यहां से क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, शुरू की 9 टर्म को छोड़ के सारा सम है ना। तो ये भी लिख सकते हो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 8n, yes sir कॉमन रेशियो तो r ही रहेगा, बोलो। Yes. yes sir यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स Yes, कितनी sir. रहेगी, Yes, sir. N. नंबर ऑफ टर्म्स n-9 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 -1 अपॉन r -1 ऑल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे शुरू से लेके यहाँ तक की टर्म है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट टर्म क्या है a1, कॉमन रेशियो r ही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल n में से n-1 9 माइनस करो तो वापस वही है ना, Yes, सही है। sir. yes sir यहाँ पे तो एपी रिवर्स हुई नहीं, तो कॉमन रेशियो तो दोनों का कैसे रहेगा, सेम। देखो यहाँ पे फायदा क्या, ये तो पूरे कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना, बोलो। ऐसे ही आ रहा था ना, कोई गड़बड़ तो Yes, नहीं sir. हुई? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तो a0/a1 का रेशियो आ जाएगा, और यहाँ से a1/an का रेशियो आएगा। इससे आ रहा था आंसर सर। ये यहाँ पूरा पे कंप्लीट नहीं हो पाया था सर इसके बाद तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे, r⁻11 r⁻11 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - r के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा मेरे हिसाब से, एक r बचेगा और एक r⁻11 नीचे वाला बचेगा। तो ये दो इक्वेशन बनेगी। और कुछ दिया है क्या, नो सर जिसने सॉल्व किया, जिसका आंसर आ रहा था, उसने क्या इक्वेशन बनाई थी, यही बनाई थी कि कुछ और बन रही है, बताओ। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, a0/a1, वैल्यू पुट अप कर, देखो हो जाएगा सॉल्व, टफ नहीं है। यहाँ पे आपके पास देखो कितना है, a0/a1 = 1 2 आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया था, जी सर बोलो। a0 को क्या लिखोगे, 10th टर्म ऑफ द जीपी, A10 है ना सर? नहीं यस सर Yes, sir. अपॉन a1 = 2। देखो a1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से डायरेक्ट r आ गया, है ना। यस सर
अब ये आर की वैल्यू यहाँ रख देना, यहाँ पे भी A1 कैंसिल हो जाएगा। an की वैल्यू क्या लिखोगे आप an की जगह A1 इंटू आर रेज़ टू पावर n-1, ये A1 और A1 कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू पुटअप करोगे तो n आ जाएगा यहाँ से, है ना। जी सर। थोड़ा कैलकुलेशन है, बस कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमारे हम कर रहे हैं ना, वो आपको दिख रहे होंगे, दिखने में बहुत अजीब है, लेकिन अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस के जाओगे, शांत से एकदम पहले गिवन डेटा उतारो, देख के नहीं देखना, शक्ल को देख के मत छोड़ना पेपर, बस ये यही उद्देश्य था आज के लेक्चर का, कि आपको गिवन डेटा उतारना है, कोशिश करना है, हो पाएगा तो अच्छी बात है, कम से कम एक से 1.5 मिनट तो दो, नहीं हो पाएगा तो छोड़ देना, लेकिन अगर हाँ आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कोशिश जरूर करना। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, Yes. ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। क्यू आपको गिवन है पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, और जिसका इनवर्स पूछा गया वो कौन है, पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2023 इंटू पी। अब ये भी अपने आप में बहुत गंदा सा दिख रहा है, इसका इनवर्स पूछा गया है, तो पहले अपन को देखना पड़ेगा इसमें पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं एक एक करके पैटर्न चेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्यू, एक बार क्यू रखूंगा अगर, तो पी ट्रांसपोज इंटू क्यू इंटू पी, ये कितना आता है, तो पी ट्रांसपोज क्यू की जगह क्या रख दोगे, क्यू की वैल्यू पुटअप कर देंगे, Yes, पी sir. ए पी ट्रांसपोज, ये क्यू की वैल्यू पुटअप कर दी, इंटू पी एज इट इज। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पी ट्रांसपोज इंटू पी और पी ट्रांसपोज इंटू पी और बीच में ए, तो पी ट्रांसपोज इंटू पी ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो एक बार इस प्रोडक्ट को निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन को बस पी तो दिया हुआ है, तो एक बार पी इंटू पी ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, ताकि यहाँ पे अपन वैल्यू रखने में चीजें समझ में आए। तो पी इंटू पी ट्रांसपोज अगर निकाल के देखेंगे तो बताओ कितना आ रहा है, √3/2, 1/2, -1/2, √3/2, इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 प्लस 1/4 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -√3/4 और प्लस √3/4 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ध्यान से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 -√3/4, हाँ 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, तो क्या आ गया यहाँ से, आई आ गया, ये तो है ना। यस सर। पी इंटू पी ट्रांसपोज आई आ गया, तो पी इंटू पी ट्रांसपोज आई है, तो पी ट्रांसपोज इंटू पी ये भी आई होगा। तो देखो मेरे को बहुत अच्छा एक्सप्रेशन मिल गया, अब वापिस से उसको देखते हैं जो मैं निकाल रहा था, पी ट्रांसपोज क्यू इंटू पी की वैल्यू में निकाल रहा था, तो वो मेरे पास किसके बराबर आई थी, पी ट्रांसपोज इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी, तो ये भी आई ये भी आई, तो ये ए के बराबर आ गया, है ना। Yes, sir. अब अगली पावर देखते हैं, मुझे हायर पावर देखने तो एक के पावर को ऑब्जर्व करके देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। अगला क्यू स्क्वायर में पैटर्न देखते हैं, तो क्यू स्क्वायर में अगर आप पैटर्न देखोगे तो क्या होगा, वापिस से पी ट्रांसपोज इंटू पी एज इट इज, क्यू स्क्वायर, क्यू को 2 बार करना है, तो पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी, क्यू को 2 बार लिख दिया मैंने। देखो इससे क्या होगा, कुछ होगा क्या, ये आई हो जाएगा, तो यहाँ पे पी बचेगा। समझ में आ रहा है, सही तो कर रहे हैं, देखो एक बार ध्यान से। सर ये पी डबल लिख दिया आपने। अच्छा डबल लिख दिया क्या, हाँ। और यहाँ पे भी देखो पहले क्या था, हाँ पी ट्रांसपोज क्यू पी सही लिखा था यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे पी मैंने 2 बार लिख दिया, पी ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर पी, इसकी वैल्यू निकालनी, तो पी ट्रांसपोज एज इट इज क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दो, ये क्यू स्क्वायर जो दिया हुआ है ना आपको, तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, पी ए पी ट्रांसपोज, पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी, तो वापिस से देखो पी ट्रांसपोज इंटू पी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। Yes, sir. तो पैटर्न क्या आ रहा है, क्यू की पावर 1 पे ए आ रहा है, क्यू स्क्वायर पे ए स्क्वायर आ रहा है, तो क्यू की पावर 2023 पे क्या आएगा, ए की पावर 2023। ए की पावर 2023।
अब मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी, अब बेसिकली इसका इनवर्स निकालना, तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इनवर्स निकालेंगे। अब ए की पावर 2023 कैसे निकाला है? पैटर्न चेक करिए सर। पैटर्न चेक करना पड़ेगा वापिस। ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए कितना दिया हुआ था? 1011। मुझे ए की पावर 2023 निकालना है। यहां तक सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया था। अब ए की पावर 2023 निकालना, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। सोचते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं। यहां से कितना आ गया था मेरे पास? पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2023 इंटू पी, इसकी वैल्यू मेरे पास ए की पावर 2023 आ गई थी। अब मैं ए में पैटर्न देखेंगे। पता करो ए में पैटर्न कितना आ रहा है। ए स्क्वायर और ये से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? ए स्क्वायर अगर निकालोगे, सर वहाँ 2 आ जाएगा राइट में। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, चेक करो यही आ रहा था। यस यस सर, यही आएगा सर। Yes, sir. ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए कितना है? 3 आ जाएगा उधर। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ रहा है 1301, ये आ रहा है ना? यस सर। पैटर्न दिख गया होगा। तो हम बोल सकते हैं ए की पावर 2023 में कितना आ जाएगा? 2023 आ जाएगा यहाँ पे Yes, sir. पैटर्न के हिसाब से। पावर 2 में यहाँ पे 2 आ रहा है, पावर 3 में यहाँ पे 3 आ रहा है, पावर 1 में यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा। अब इसका इनवर्स निकालना है। इसको मान लो बी मान लिया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका इनवर्स, है ना? इसी की वैल्यू निकाल रहे थे आप, इसकी वैल्यू यही थी, और इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? ये आ गई, है ना? अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी। Yes, sir. तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 1। एडजॉइन कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। Factor का transpose. यस सर। तो 1 का कोफैक्टर 1, है ना? इसका कोफैक्टर सेकेंड रो फर्स्ट 0, 0 0 का कोफैक्टर -2 2023, है ना? ऑड पे नेगेटिव आता है, और 1 का कोफैक्टर वापस 1। तो इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो 1 0 -2023 1, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया? तो पैटर्न, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन में ऐसे ही होता था। जनरली हम पैटर्न देख देख के पहचानते थे, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब देखो एक और एक क्वेश्चन आया था हायर पावर में, यहाँ पे भी देखना था कुछ अच्छा का जुगाड़ बन जाए तो काम हो जाए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम क्लिक नहीं करता, लेकिन इसके जो चीजें है ना, ये आपको दिमाग में रखनी, ताकि अगर इस वेराइटी में आए तो आप लोग कॉन्फिडेंटली, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रख के अटेम्प्ट जरूर करो। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास एक तो 2 गिवन रिलेशन है, गिवन डेटा प्रॉपर्ली उतार है। ए बी जो है वो ए के बराबर गिवन है, और बी ए का प्रोडक्ट बी के बराबर गिवन है। ये 2 चीज गिवन है, ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी। और मुझे पूछिए ए की पावर 2019 प्लस बी की पावर 2019 की पावर भी 2022, मतलब थोड़ा हायर पावर इस तरह से पूछा है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो ए की पावर है या फिर ये है, इनमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो कैसे पता करें? सर इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्यों करें? बी इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा ना। ऐसे क्लिक थोड़ी करेगा कि डायरेक्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। सर रिलेशन निकालते हैं ना बी का सेपरेटली, ए और बी का इनमें। हाँ, या तो देखो इस 2 गिवन डेटा को पहले सिंप्लीफाई, जो जनरली आप पहला क्लिक क्या करेगा, ये 2 गिवन डेटा है, उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है, और इसकी वैल्यू पूछी गई है ना? तो आप पहले इनमें आपस में करके देखते कि इनसे कुछ जुगाड़ बन रहा है क्या, और फिर नहीं बनेगा तो फिर दोनों तरफ अपन मल्टीप्लाई करके सोचेंगे कि क्या पैटर्न बन सकता है। या तो दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करोगे, या दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, या दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैसे सोचेंगे। पहले इनमें आपस में वैल्यू पुटअप करके देखते, जैसे यहां से बी की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पे रख के देखें, है ना? उससे कुछ पैटर्न का भी बन रहा हो तो चेक करेंगे, अदरवाइज फिर कुछ और सोचेंगे।
1 में अपन को दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए एज इट इज। ये जो बी है, इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी इंटू ए। Yes, sir. इससे कुछ होगा क्या? पर इक्वल टू ए देखते हैं। बी की जगह आपने बी ए लिख दिया। अब ये क्या आ गया? ए बी इंटू ए। अच्छा हाँ देखो, एक चीज और वापिस से आप फर्स्ट वाले रिलेशन का यूज करें। ए बी क्या है? ए के बराबर। तो इन दोनों ए बी को साथ में रख लूंगा तो इसकी जगह ए लिख सकता हूँ, हाँ है ना? Yes, sir. देखो समझ में आ रहा है? सबसे पहले इस बी की वैल्यू यहाँ रखी, अब शुरू के ए बी को वापस ए लिख दिया। क्लियर हो रहा है? Sir. तो देखो बहुत अच्छा रिलेशन आ गया एक्चुअली में। ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। किस तरह का मैट्रिक्स होता है? क्या बोलते हैं इसको? इम्पोर्टेंट है ना? Yes, sir. जब भी ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो सारी हायर पावर ए के बराबर ही आती थी। याद करो, ए क्यूब भी आप कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह ए रख दोगे, वापस ए स्क्वायर बन जाएगा वो ए के बराबर। सिमिलरली ए की पावर 4 भी ए के बराबर आ जाएगा। तो जो भी हायर पावर है वो सारी की सारी क्या आ जाएगी? ए के बराबर, हाँ है ना? क्लियर हुआ? जी सर। तो देखो एक जुगाड़ तो ये जम गया, मतलब पहली वाली इक्वेशन में बी की वैल्यू पुटअप करके हमने ए में रिलेशन निकाल लिया। समझ में आया? देखो किस तरह से रिलेशन निकाला, बोलो। Yes, sir. अब बी में रिलेशन निकालने के लिए दूसरी वाली इक्वेशन का यूज करके देखते हैं। तो यहीं पे लिख देता हूं, फ्रॉम टू ये फ्रॉम 1 है। अब फ्रॉम टू में क्या दिया हुआ था? बी ए इक्वल टू बी, आया ना? बताओ क्या करूं अब? अगली स्टेप में बताओ क्या करूं? ए की जगह ए भी रख देंगे। वेरी गुड। ए को रिप्लेस कर देंगे, ए बी से। Yes, sir. यस सर। अब बताओ क्या करें? BA को B. बी ए की जगह वापस बी रख देंगे। Yes, sir. यस सर। तो वापस देखो वही चीज आ गई, बी स्क्वायर बी के बराबर आ गया। इसका मतलब इसकी सारी हायर पावर भी बी के बराबर होगी, हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो अब मेरे को हायर पावर से डरना ही नहीं है। क्यों? अब मेरे को जो क्वेश्चन में दिया उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ए की पावर 2019 प्लस बी की पावर 2019। अब ये कितना ही हायर पावर देते, बस डराने के लिए दिया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास बहुत अच्छा रिलेशन है। इस दोनों रिलेशन से मैंने क्या डिराइव कर लिया कि बी की कोई भी हायर पावर बी के बराबर होगी, ए की कोई भी हायर पावर ए के बराबर होगी। तो इसकी जगह भी ए लिख देंगे। ए की पावर 2019 भी ए के बराबर होगा, बी की पावर 2019 भी बी के बराबर होगा, है ना? Yes, sir. ये स्टेप 1 आपका था यहाँ पे, स्टेप 2 यहाँ पे। अब वापिस से देखो, अब नया पैटर्न आ गया। अब ए प्लस बी की पावर 2020 निकालना है, इसके बारे में सोचना है ना? अब ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स की हायर पावर है, बोलो। यस सर। तो इसमें पैटर्न देखते हैं। अब इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए प्लस बी पता करते हैं, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता करते हैं। अब ए प्लस बी के पावर्स में देखता हूँ उसमें कुछ पैटर्न आ रहा है क्या। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यस सर। देखो यहाँ पे बहुत सी बार बच्चे गलती कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मत लिख देना। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है? जी सर। है ना? कभी भी मैट्रिक्स में डायरेक्ट वैसे बाइनोमियली एक्सपांड मत कर देना। बाइनोमियली एक्सपांड तब करेंगे जब वो एक दूसरे को कम्यूट करते हैं। तो यहाँ पे वापिस से देखो, ए स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए बी की जगह भी ए आ जाएगा, बी ए की जगह बी आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह भी बी आ जाएगा। तो इससे आंसर क्या है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी आ गया, जी सर। है ना? अब अगली हायर पावर देखते हैं। ऊपर लिख रहा हूं या फिर नेक्स्ट पेज पे ले लो। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो उसको लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए बी, है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी अपन ने निकाला, कितना आया था? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी Plus B. मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। सही है? यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
अच्छा ये भी तो ट्वाइस आ जाएगा फिर तो, है ना? यस सर। यहाँ पे कुछ गलत किया है तो नहीं अपन ने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको अपन ने लिख दिया 2a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसको आपके साथ 2a प्लस बी लिख सकते हो, तो 4a प्लस बी आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, देखो ये वापस a प्लस बी है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? जी सर। और a प्लस बी के होल स्क्वायर को अभी अपन ने क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। Twice of A plus B. तो बेसिकली इससे क्या आया, 2 स्क्वायर इंटू a प्लस बी। तो पैटर्न देख रहे हैं हम, पावर 3 में यहाँ पे 2 स्क्वायर आया, इसके पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आया था, 2 की power पावर one. 1। 1. समझा ना? तो पावर 2 की पावर बढ़ती जा रही है, तो a प्लस बी की पावर में क्या था अपने पास, 2020, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बन रहा है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2000। 2019, एक कम। Yes, sir. यस सर। तो देखो ये हायर पावर वाले क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, पैटर्न ढूंढ ढूंढ के हम कर रहे हैं, है ना? पिछले दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो रही बात? यस सर। ओके, थोड़ी अलग अलग वेराइटी आज ट्राई करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं, तो घबराना मत। एक थोड़ा सा लाइन का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, करते हैं ट्राई इसको भी। पढ़ो क्वेश्चन पहले अच्छे से। टफ नहीं है, जो क्लास में सिखा रहा है वैसे कुछ है। अलाइन Yes, एल sir, easy है। इजी है ना? अलाइन एल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर टू L1 L2। एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और L1 और L2 के परपेंडिकुलर, सबसे पहले उसकी इक्वेशन सोचते हैं। लाइन एल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन एंड उसका पैरेलल वेक्टर, है ना? यस सर। तो क्या इस लाइन के ऊपर पॉइंट पता है? यस सर सर। 0,0,0। ओरिजिन से पास हो रही है तो 0,0,0। क्या इसका पैरेलल वेक्टर पता है? यस सर सर L2 क्रॉस Yes, sir. L1। Cross. नहीं, लाइन को कैसे क्रॉस L1 क्रॉस L2। अरे लाइन को कैसे, लाइन तो इक्वेशन, इसको थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते सर उनके डीआर उनके को। parallel vector. हैं। उनके पैरेलल वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स को। यस सर। लाइन को थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर एक मतलब लाइन डायरेक्शन है उसका। हाँ, एक लाइन अगर दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उनके जो, अगर मेरी लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो दोनों B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा, है ना? यस सर। मेरी जो गिवन लाइन है L, वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। L1 और L2 की क्या है, परपेंडिकुलर, तो B1 क्रॉस B2 से मुझे ये मिल जाता है। पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा लाइन L का, B1 क्रॉस B2, ये आपका B1 वेक्टर, ये आपका B2 वेक्टर। तो लाइन L की तो इक्वेशन आ जाएगी, पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता, तो लाइन L की इक्वेशन आ जाएगी, है ना? Yes, sir. यस सर। तो वो आप निकाल लेना, इसको सॉल्व जरूर करना घर पे एक बार, पूरा प्रैक्टिस। बस आप बताओ तरीका। लाइन L की इक्वेशन आ गई, अब क्या बोला है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो देखो एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीजें करोगे, ये L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, P, तो P कैसे निकालेंगे, वो भी निकालना तो सिखाया किसी था। का भी- L1 की इक्वेशन पता है, ये पता है, किसी एक Yes, sir. line- हाँ बताओ क्या करते हैं। सर किसी का ये पॉइंट ऐड करके दूसरे में सेटिस्फाई करा देते थे। लाइन L में किसी भी एक लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लेना लेमडा के टर्म्स में, वो लेमडा की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट अप कर देना, तो पॉइंट P आ जाएगा, है ना? यस सर। assume point P on line L and put in L1, यहां से आपको P मिल जाएगा। आगे Q के बारे में पढ़ते हैं। Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ P on L2, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना आता है। तो ये मान लो L2 है
और ये P है, तो P का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कौन है? Q। तो P आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, क्यों नीचे होगा ना? फुट ऑफ इमेज थोड़ी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। ओके। Q is the Q alpha beta gamma is the foot of perpendicular from P on L2, आया ना। अभी Q पता करना है, तो Q कैसे पता करेंगे? क्या सिखाया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका? सर क्यू ऐड कर लेंगे वेरी सर, गुड, पी के वेक्टर निकाल के। वेरी गुड। सबसे पहले L2 पे Q अज्यूम कर लेना, अज्यूम Q ऑन L2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जो भी लैम्डा म्यू जो भी लेना हो। पॉइंट Q लाइन L2 पे अज्यूम कर लोगे। अब म्यू निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? PQ जो वेक्टर है और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है B2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर देते। यस सर। यस सर। यहां से म्यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा मतलब पॉइंट Q आ जाएगा। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए, इसको अटेम्प्ट करना और आंसर देखना इनमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। वेक्टर 3D के क्वेश्चन टफ नहीं आता, अगर डायग्राम बना के थोड़ा सा सोच लोगे तो आराम से हो जाएगा। अगली वेराइटी डेफिनेट इंटीग्रल की, ये भी थोड़ी दिन पहले आपके इसमें आई थी टेस्ट में। क्या बोला गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल क्यूब और फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया हुआ है और इंटीग्रेशन 0 से 10 किया गया। तो लिमिट्स कहाँ पे कैसे क्या ब्रेक करेंगे और क्या पहले तो सॉल्व कैसे करेंगे? चलो एक काम करो, पहले 30 सेकंड सोचो आप, फिर डिस्कस करेंगे। 10-15 सेकंड सोचो, अप्रोच सोचो, पूरा सॉल्व नहीं करना है, दिमाग में सोचो अप्रोच क्या होगी, आराम से सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब भी क्वेश्चन आते थे क्या करते थे, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसका क्या करेंगे? पहले सोचो फिर पता। फ्रैक्शनल पार्ट को रुको कन्वर्ट रुको, करेंगे। अभी नहीं रुको, पहले सोचने दो, बाकी लोगों को मैं पूछूंगा फिर। ओके। सब लोग सोचो थोड़ा कि यहाँ पे क्या करेंगे। एक दो स्टेप लिखने की कोशिश करो अपनी अपनी कॉपी में, और जिसने सोच लिया वो आगे सॉल्व भी कर सकता है, आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, बताओ क्या करें। फ्रैक्शनल पार्ट वाले को से कन्वर्ट कर देंगे x माइनस जी आई ऑफ x में। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को कि देखो जनरली इंटीग्रेशन में फ्रैक्शनल पार्ट को हम हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो मुझे सिर्फ एक ही पता है, 0 से 1 में उसका इक्वेशन y इक्वल टू x होता है, 0 से 10 में हम नहीं सोचते। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को चाहो तो लिख दो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इंटीग्रल लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके 10 तक। इसके अलावा और कोई तरीका था क्या? एनीवन एल्स? यही सोचा था। ये सोचा था, ठीक है। Yes, sir. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को कन्वर्ट करते और उससे फायदा नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियोडिक, तो मैं सोच रहा था कभी पीरियोडिक से काम बन जाता था। ठीक है, चलो अब लिमिट्स को फिर ब्रेक ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना। बोलो। यस सर। यस सर। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। लिमिट कहाँ पे ब्रेक होती है? जहां जहां पे भी इंटीजर होता है। यस 0 से 1 में तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 1 से 2 में ये 1 होगा, और क्या बचेगा? x माइनस 1 अंदर, फिर ये 2 होगा, 2 का क्यूब इंटू x माइनस 2 एंड सो ऑन। फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? बहुत जी सर। बढ़िया।
थोड़ा लेंदी जाएगा। और कोई प्रोसेस है क्या इसका? 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स होगा। 0 से, और कोई तो तरीका दिख नहीं रहा फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट, लेने पे थोड़ी कैलकुलेशन लेने जाएगी पर आंसर आ जाएगा। इसमें पैटर्न भी बनेगा, पैटर्न देख लेना, चीजें कॉमन लोगे, ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा। और ठीक है, चलो कर लेना। और देखो x में भी सबका इंटीग्रेशन जो आएगा, उसमें जो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन आएगा x, उसमें जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो डिफरेंस 1 ही आएगा। एडिशन इतना टफ नहीं आएगा, आसानी हो जाएगा। अगला कंटिन्यूटी पे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। देखो ऐसा चैप्टर है, अगर इजी क्वेश्चन आया तो बन जाएगा, टफ आया तो नहीं बन पाएगा, मतलब चांसेस कम है। हो सकता है आप बना लो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ही टफ आया तो फिर थोड़े चांसेस कम है। लेकिन अगर इजी आ गया तो आप बना पाओगे। मतलब पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है, तो पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस तो एक ही चीज होगी क्या, और पाई बाय 2 पे ब्रेक भी हो रहा है, तो बताओ क्या कंडीशन Yes, sir. होगी, क्या होगा पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस हो तो? So LHL equal to RHL equals to f of pi by 2. हाँ, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे और आरएचएल और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पाई बाय 2 सब आपस में इक्वल होगी। कंटिन्यूटी की ये Yes, sir. कंडीशन होती है, सबको याद है ना? Yes, sir. ठीक है, तो एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले सब बच्चे एलएचएल निकालो, एवरीवन। लेस देन पाई बाय 2 में ये देखेंगे। सब लोग ट्राई करो, बताओ एलएचएल कितना आ रहा है। E की पावर 4/9। ठीक है, जिसका एलएचएल आ गया वो आरएचएल निकालो। तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे, 4/3 की पावर 10 4x अपॉन 10 3x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 में क्या हो रहा है देखो, बताओ। अच्छा, पहले तो देखो, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखो वैल्यू रख के कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है। आया ना? लिमिट का क्वेश्चन कभी भी आए हमेशा पहले रख के देखो कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। मुझे बताओ x जब पाई बाय 2 को तो 10 4x की वैल्यू क्या होगी, बोलो। अरे x अगर पाई बाय 2 है तो 10 4x कितना होगा? 0. बाकी लोग भी सोचो। 10 2 पाई बनेगा, हाँ है ना? Yes sir, 0 Yes, बनेगा। sir. Yes, Yes, zero. sir. तो जीरो हो मतलब जाएगा। तो ये जब x जब पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। Yes sir. Yes, sir. Yes, अब sir. डिनोमिनेटर के बारे में सोचो, x जब पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो 10 3x क्या किसकी तरफ जाएगा? पाई बाय 2 को मल्टीपल ले तो 10 पाई बाय 2 को मल्टीपल Infinity. किसकी तरफ जाता है? इन्फिनिटी। तो Infinity. डिनोमिनेटर किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। Yes, sir. 0 बाय इन्फिनिटी क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है? Yes sir. होता है क्या? No, sir. मैंने तुम देखा, अगर नहीं होता तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। अगर ये इंडिटरमिनेट नहीं तो फिर डिटरमिनेंट होगा, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0. 0. Yes, sir. जीरो ही होगी, क्योंकि देखो ऊपर वाला नंबर क्या बोल रहा है, बहुत ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई है, बहुत ही छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा नंबर से बहुत बड़े नंबर से डिवाइड, मतलब आंसर तो 0 की तरफ ही जाएगा। Yes sir. अरे हाँ है ना? देखो ऊपर एक बहुत ही छोटा नंबर है और उसको बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो वो और ऑलरेडी छोटा है, उसको और ज्यादा डिवाइड करो तो वो तो और छोटा हो जाएगा, मतलब आंसर तो 0 की तरफ ही जाएगा पूरा। समझ Yes में आ sir. रहा है? अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1. 1. 1। 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 1 आएगी। देखो टफ नहीं था,
थोड़ा सा लॉजिकली था, इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म था ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चन में, है ना। आपका जो पावर थी वो जीरो की तरफ जा रही थी, एनी नंबर की पावर जीरो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आरएचएल निकालो। आरएचएल कौन सा फॉर्म है? 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, हो सकता है उस बच्चे ने आरएचएल का आंसर बताया। आरएचएल का आंसर बताया था आपने? नहीं सर, वो मैंने उसको 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से कर दिया था। अच्छा, 1 की पावर। हाँ, अब देखो ये गलती अच्छा अभी क्लास में आपने देखो, जो बच्चा अटेम्प्ट करता है ना वो अपनी गलती हाथों हाथ पकड़ लेता है, जो अटेम्प्ट नहीं करता उसको अपनी गलती कभी पकड़ में नहीं आएगी। तो आपको अब हमेशा ध्यान रहेगा ये 1 नहीं है, हाँ, है ना। यस ठीक सर। है, वेरी गुड। तो ये अगला जो है 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। ये आपका एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, ये जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था? ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, याद आ रहा है? अरे 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, हाँ, है ना। Yes, sir. ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जे, एफ एक्स में से -1 कर दोगे तो कितना बचेगा, मॉड एक्स मॉड कॉस एक्स। और जी एक्स क्या है, ए बाई बी इंटू मॉड टेन एक्स। देखो यहाँ पे टेन को लिखो साइन बाय कॉस, तो कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, यस सर। क्या बचेगा आपके पास, मॉड साइन एक्स इंटू ए बाई बी, है ना। Yes, sir. और पाई बाई 2 पे ये पाई बाई 2 प्लस पे ये भी 1 ही हो जाएगा, Yes, क्या sir. आएगा, ई की पावर ए बाई बी। आरएचएल भी आ गया, एलएचएल भी आ गया, फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। अब तीनों को फंक्शन की वैल्यू से इक्वेट करोगे। सबसे पहले एलएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2। एलएचएल आपका कितना है था, 1। फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी गिवन है, b+2, है ना। Yes, sir. बी आ जाएगा -1, एक चीज आ गई। फिर अगेन आरएचएल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2। आरएचएल कितना आया, ई की पावर ए बाई बी, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी आ जाएगी, या फिर एलएचएल के बराबर करो तो वो कितना आ जाएगा, 1। बी की वैल्यू रख दो कितना, -1। ई की A पावर 0 आ जाएगा। ए इक्वल टू 1। अब एक्सपोनेंशियल कभी भी आंसर 1 कब आता है, जब पावर 0। 0 पे। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए प्लस बी आपका आ जाएगा -1। क्लियर है? Yes, sir. देख पा रहे हो, चीजें शांति से करोगे, शांत मन से करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे तो क्वेश्चन डुएबल है, तो वहां घबराना नहीं एग्जाम में जाके। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज के ट्यूसडे है ना, हाँ, कल आपका पेपर है, तो कल तो पेपर होगा, फिर शाम को वो इसका पेपर का डिस्कशन होगा, और यस फिर गुरुवार से आपका फॉर्मूला रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, है ना। उसका Yes, टाइमिंग एक तो मॉर्निंग को 3 स्लॉट में ही रखना पड़ा, क्योंकि अगर शाम को लगातार 6-6 घंटे आपके लिए बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता। इसलिए एक तो फिजिक्स का मॉर्निंग में होगा 9 से 11, ठीक है, क्लियर है। फिजिक्स का 9 से 11 तक है, तो बच्चे अगर स्कूल भी जाएंगे सेकंड शिफ्ट वाले, वो टाइम से अपना स्कूल भी अटेंड कर लेंगे। पहले 10 से 12 का था, फिर 9 से 11 कर दिया उसको मैंने, फिजिक्स का रख दिया 9 से 11। अब जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले जिनका छूट जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में उसी दिन दोपहर तक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो जिन इनकेस किसी मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे का फिजिक्स की क्लास छूट जाती है, तो वो लोग दोपहर में रिकॉर्डिंग से देखना। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी स्कूल अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, प्रैक्टिकल हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही जाना, अदरवाइज छुट्टी मार लेना। प्रिफरेबल ये सर है इम्पोर्टेंट तो। हाँ, और इम्पोर्टेंट है तो चले जाना, और फिर शाम की सर, क्लासेस एक- तो मिस मत करना। सर मेरे एक बार स्कूल में दोबारा प्रैक्टिकल फेब्रुअरी repeat में कर होंगे। दीजिए। क्या हुआ? सर मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल फेब्रुअरी में होंगे, तो कोई काम की चीज होगी नहीं अभी। हाँ ठीक है, जिसके नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जिसके अगर प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल देने चल जाना, रिकॉर्डिंग में टाइमली अवेलेबल करा दूंगा। और शाम वाली क्लास मैंने फिर थोड़ा सा 5 से 7 केमिस्ट्री और 8 से 10 मैथ, तो ये आपके लिए फिजिबल होगा या फिर आपको इसमें ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा?
सही है सर, सही है। सही है, सब लोग Yes, सोच सर रहे डाउट हो? क्लास के लिए क्या? Yes, sir. नहीं डाउट नहीं, डाउट क्लास आउट क्लास नहीं होगी अब, ये सिर्फ क्या है अब फॉर्मूला आपका, क्लास के लिए। हाँ ये फॉर्मूला रिवीजन क्लास, मतलब पूरे फॉर्मूला पूरे कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा 3 हिस्सों में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो जैसे मान लो पूरी फिजिक्स है तो थर्सडे को आपका, मैंने क्या रखा था आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ मैं एक बार, आपके ग्रुप में आया है क्या शेड्यूल? नहीं आया होगा अभी, सर आ गया। वो प्लान नहीं आया होगा ना कौन से दिन कौन क्या पढ़ाएगा, वो जैसे प्लान वो मैंने है। वो प्लान आज ही बनाया है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार को। क्या नाम है, सर आया हुआ है, आ गया चैप्टर का नाम भी है उसमें? चैप्टर का नाम नहीं है सर, लेकिन प्लान आया हुआ कि कब किस टाइम पढ़ाएंगे। हाँ वो नहीं, वो चैप्टर का नाम बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुको मैं शीट ओपन करता हूँ, आज ही बनाई मैंने। उसमें आपका हाँ ये रहा प्लान फॉर फाइनल रिवीजन, उसमें कौन सा कब क्या क्या होगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे पहला मैंने फर्स्ट आपका पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा थर्सडे को, इलेक्ट्रोस्टैट करंट मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी ईएम वेव्स। फ्राइडे को पूरा मैकेनिक्स और ये एसएचएम वेव और ऑसिलेशन ये वाली। सैटरडे को मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मो और ऑप्टिक्स, ये भी अपने आप में बहुत हाई वेटेज है, ठीक है। ये 2 सेशन मनीषा मैम लेगी, ये वाला सेशन गौतम सर लेंगे, और फिर संडे को आपका वही पेपर डिस्कशन। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी पहले दिन फिजिकल केमिस्ट्री का फुल रिवीजन कन्हैया सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल रिवीजन राज सर करा देंगे आपको, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्हैया सर, और संडे का पेपर डिस्कशन भी सर करा देंगे। इसके बाद मैथ में पहले दिन में आपको बेसिक मैथ, सेट रिलेशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, बाइनोमियल, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब लगभग ये पूरा एल्जेब्रा पोर्शन जो है ये अच्छे से करूंगा। इसमें बेसिक मैथ की कुछ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है वो मेरे को करवानी है आपको, वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। फिर एक क्लास सर को दी, उसमें वो सर आपको फंक्शन आईटीएफ एंड कैलकुलस के, अच्छा इसमें से वही चीज मैं इंक्लूड करूंगा नोट्स में जो आपको कराई गई है, कोई भी नई चीज एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी, एंड पूरा रेलेवेंट होगा जेईई मेंस के हिसाब से। कुछ चीजें अगर आपको ऐसी लगे जो छूट रही है तो अभी छोड़ देना, क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो हम सिर्फ काम की चीजें पढ़े उतना ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। तो सिर्फ मेंस रिलेटेड, मेंस इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड वो चीजें यहाँ पे कवर हो। फिर वापस से अगली उस सैटरडे वाली क्लास में मैं आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक, वेक्टर, 3D मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री इसका रिवीजन करूंगा। फिर संडे में सर आपको मॉक टेस्ट का रिवीजन करा देंगे, क्लियर है, मतलब मॉक टेस्ट डिस्कस कर देंगे। आगे बात समझ में? ये Yes, प्लान sir. आपका इस तरह से हमने प्लान किया है, ये चलेगा। और फिर आपका वही आपके जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, हर पेपर के बाद डिस्कशन भी रख देंगे, एक डिस्कशन इवनिंग में होगा, 2 टाइम डिस्कशन चलेगा। मॉर्निंग शिफ्ट वाला डिस्कशन आपका 1 से 3 के बीच में हो जाएगा, और इवनिंग शिफ्ट वाला डिस्कशन आपका 7 से 9 तीनों सब्जेक्ट जो भी पेपर उस दिन होंगे उनका, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए आज का लेक्चर सही लगा, समझ में आया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। अच्छे से खाना पीना, मतलब अपने हेल्थ का ध्यान रखना, और कल पेपर है, टाइमली पेपर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye.